हेलो भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, प्लीज स्माइल एंड से आई कैन, आई विल क्रैक इट. So let's start today's topic, and today's topic is laws of motion, right? So this is our first lecture of the topic laws of motion. So let's start with terminologies. First one is, what is mass? What is mass? Right? It is amount of matter. It is amount of matter contained in a body. इसका मतलब है कि कोई बॉडी, कोई भी हो, उसमें कितना मैटर है, इसको कौन बताएगा? मास, राइट? इसको किस में मापते हैं? किलोग्राम में, ग्राम, राइट, क्विंटल. बट जो किलोग्राम है वो इसका एसआई यूनिट है. क्लियर? इसी से एक और टर्म आता है, दैट इज वेट. वेट क्या है? वेट है अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए बॉडी. क्या है? अमाउंट है किसका? ग्रेविटेशनल पुल का, है ना? इसका मतलब क्या है कि कोई प्लैनेट जैसे कि अर्थ, ठीक है, किसी बॉडी को कितने फोर्स से खींच रही है, भाई उसका वेट होगा, राइट? ये क्या होगा? वही इसका वेट, राइट? अब ये क्या है? फोर्स है. तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, राइट? न्यूटन. ठीक. मैथमेटिकली वेट यानी कि W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? क्लियर? ओके. अब अच्छा बताइए, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर. और वेट क्या है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? क्लियर सी बात है. अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाएगा, राइट? जहां पे G इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या मिलेगा हमें? W इज इक्वल टू जीरो, राइट? ओके. यहां तक क्लियर है? वेट, मास एंड इस रिलेशन और डिफरेंस. अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार कि हम लोग अगर चांद पे चले जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा. तो जिसका कारण क्या है? मास कारण है? नहीं, उसका कारण है जी. चांद पे यानी कि मून पे जो जी है, अर्थ की जी के 1/6 है, राइट? और वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून. क्लियर? पुट करो तो क्या आ जाएगा? m इंटू जी ऑफ ई डिवाइड बाई 6. क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, राइट? तो वेट जो मून पे होगा वो अर्थ पे वेट का 1/6 होगा, राइट? क्यों? क्योंकि वहां का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है. क्लियर? ओके. इसके बाद हम लोग सीखेंगे इनर्शिया, राइट? सो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज इनहेरेंट
inherent property of a body राइट। इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it oppose any change in the state of motion। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनर्शिया क्या है? कोई फिजिकल चीज नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी? किसी बॉडी की। करती क्या है? करती है कि अपोज करती है। क्या करती है? अपोज करती है। किसका? चेंज में। किस चीज का चेंज? मोशन की स्टेट में चेंज। यानी कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो उस बॉडी के जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें किसी भी चेंज का विरोध करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मूव कर रहा हूं तो मैं मूव ही करते रहना चाहता हूं, मैं रुकना नहीं चाहता। कोई रुका हुआ है, वो रुके ही रहना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता। राइट? तो जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। उसकी इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। अब देखिए, जो स्टेट ऑफ मोशन है क्या हो सकता है? एक तो रेस्ट, राइट, और दूसरा मोशन। तो इसकी वजह से इनर्शिया भी दो टाइप का हो गया। क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन सा है? जैसे कि मैंने बोला कि आप एक एग्जांपल समझिए, आप जा रहे हैं किसी ट्रेन या बस में बैठ के, अचानक से उसके ब्रेक लगते हैं, आप क्या करोगे? आगे की तरफ झुक जाओगे। राइट? यानी कि आप पहले मोशन में थे, बस अचानक से रुकी, बट आपकी बॉडी रुकना नहीं चाहती, वो मूव ही करते रहना चाहती है। तो आप में किस तरह का इनर्शिया हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन। आप मोशन में थे, मोशन में ही रहना चाह रहे थे, तो क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक। अब मान लीजिए आप बस में खड़े हैं, बस रुकी हुई है, आप आराम से खड़े हुए हैं, अचानक से बस स्टार्ट होती है, तो आप क्या करोगे? आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। यानी कि आप रेस्ट में थे, आप रेस्ट में रहना चाह रहे थे, बस ने मूव किया लेकिन आप मूव नहीं करना चाह रहे थे, तो क्या हुआ? ये हुई इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि आप रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। क्लियर है? ओके, राइट। अब देखो, अब ये इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पे और उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। समझिए कि जैसे कि कोई 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, राइट, एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब इस कंडीशन में अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जिसका मास ज्यादा है, राइट। सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, it depends on mass of body और and its distribution। यानी जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब कि हमारे पास एक 5 kg का लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है, 5 kg आयरन का, ठीक है, और हमारे पास एक 5 kg आयरन का कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से फैला हुआ है, आयरन की प्लेट मान लो इसे। क्लियर है? तो अब जो इनर्शिया है वेट पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्योंकि अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं जिसमें ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रॉब्लम्स है वो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के हैं, राइट, रोटेशन मोशन के नहीं है। तो जब लोग रोटेशन मोशन की बात करेंगे तब तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, राइट। ओके, तो अभी के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की तो उसमें किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। इसलिए फॉर ट्रांसलेटरी मोशन इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन द मास,
बट फॉर रोटेशनल मोशन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपसे कभी कोई सवाल आए, पूछे कि इनर्शिया बताओ किस पे डिपेंडेंट है, तो आपको दोनों बातें बतानी है, मास और डिस्ट्रीब्यूशन। कारण क्या है इसका? क्योंकि वो आपसे किसी टॉपिक के आधार पे नहीं पूछ रहा है ना, जनरल बात पूछ रहा है। तो जनरल बात क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंप्लीट जो बात हमारी वो है कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट। आप याद रख सकते हैं कि फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, inertia depends on mass only, but for rotational motion, है ना, for rotational motion inertia depends on mass and its distribution। क्लियर है? अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। क्लियर? ये क्या बला है? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या मेजर कर रहा है? वो मेजर कर रहा है कि अमाउंट ऑफ मोशन कितना है किसी बॉडी में, राइट। इससे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो मैथमेटिकली समझते हैं, राइट। तो मैथमेटिकली मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो है वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो लिख सकते हैं ऐसे, मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम। क्लियर? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्लियर? ओके, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मास एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट। कोई दिक्कत? मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉज के बारे में। किसके बारे में? लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपने क्लास 9th में न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़े होंगे, राइट। फर्स्ट लॉ इनर्शियल लॉ, सेकंड rate of change of momentum is equal to force, and third is action reaction law। क्लियर? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है कि ए बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और in motion in straight line a body will be in state of rest or in motion in a straight line until a external force applied on it। क्लियर? यानी कि
बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक और फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो एजेंट ऑफ चेंज है ना, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा किसी बॉडी को, वो क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स, राइट। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये क्या हो गया, एजेंट ऑफ चेंज, राइट। एक बात क्लियर है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है कि बॉडी बिना फोर्स के और फोर्स अप्लाई ना करें तो जिस भी स्टेट में है, चाहे रेस्ट या मोशन की, उसमें ही रहना चाहती है। अब ऐसी चीज हमने किसमें पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी थी, राइट। ये क्या है, ये है इनर्शिया। अब इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, इनर्शियल लॉ, राइट। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इनर्शिया कितने टाइप की होती है, हम लोग देख चुके हैं, क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, क्लियर। यहां पे एक बात आप समझिएगा कि क्या, कि इसकी जो पोजीशन है ना, वो कैसे चेंज होगी, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ओके। चलिए अब सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the external force applied on the body। देखो फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो चेंज होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब सेकंड लॉ बता रहा है कि उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कैसे पता कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि जितना मोमेंटम चेंज होगा डिवाइड बाई टाइम, यानी जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा वो जो रेट होगा वही एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्लियर है, तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्लियर। अब मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, राइट। क्लियर है। यहां पे डी पी अपॉन डी टी क्या दिखा रहा है, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्लियर। अब देखो, अब यहां पे एक चीज याद रखना हमें, क्या, ये जो फोर्स है ना एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, राइट। यानी कि इंटरनल फोर्स किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा। कौन चेंज करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए, इसको थोड़ा सा हम लोग खोल के लिखते हैं, राइट। अब देखो, यानी कि F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू एम इंटू वी। तो अगर मास कांस्टेंट हो, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस कंडीशन में F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, राइट। m क्या है, मास, a हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्यों, dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्लियर।
अब देखिए, और ये फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? हमें यहां पे समझना है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो एक्सीलरेशन है, ये किसी एक लोकल पॉइंट की बात है, यानी किसी पॉइंट पे जितना एक्सीलरेशन होगा, जस्ट उसमें अगर हम उसके मास का मल्टीप्लाई कर दें तो उस बॉडी पे, उस टाइम पे, उस जगह पे उतना ही फोर्स लग रहा होगा। राइट? लोकलिटी का मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यहां पे जितना एक्सीलरेशन है उसमें अगर आप मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। राइट? क्लियर है? ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन इस पॉइंट का है, राइट, और फोर्स हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। राइट? ओके, क्लियर है? अब देखो, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो तीन कंपोनेंट ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। राइट? इसको लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप। राइट? और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? डी अपॉन डी टी एम वी एक्स आई कैप, राइट, प्लस डी अपॉन डी टी एम बी वाई जे कैप। और क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन डी टी एम बी जेड के कैप। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, देखो, एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? एम ए एक्स आई कैप और ये वाला, राइट। एफ बाई कैप क्या हो जाएगा? एम ए वाई जे कैप और ये वाला। और एफ जेड के कैप क्या हो सकता है बचा हुआ? एफ जेड के कैप एम ए जेड के कैप डी अपॉन डी टी एम बी जेड के कैप। क्लियर है? राइट? तो हम लोग इसको इसको कंपोनेंट में तोड़कर भी पता कर सकते हैं, यानी कि जो मोमेंटम है और उसका जो फोर्स है वो डायरेक्शनली भी कंजर्व हो सकता है। सपोज दैट की बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है ना, एक्स डायरेक्शन में, और आपने उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया बाई डायरेक्शन में, तो क्या होगा? उसका एक्स का डायरेक्शन का वेलोसिटी का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, किसमें केवल चेंज होगी? बाई में। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एक्स डायरेक्शन में या एक्स कंपोनेंट जो मोमेंटम का है उसका मोमेंटम कंजर्व है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट वाई में चेंज हो गया। राइट? यानी कि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बदल सकते हैं। राइट? क्लियर है ना? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या, जो फोर्स है, मोमेंटम है, वो डायरेक्शनली, यानी कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में कंजर्व या चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। राइट? तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिसमें फोर्स अप्लाई किया जाएगा। राइट? बाकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम एक्स और वाई डायरेक्शन में कंजर्व है, जेड में चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स केवल जेड डायरेक्शन का है, या फिर एक्स और वाई चेंज हो रहा है बट जेड कंजर्व है क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्स और वाई में है केवल। राइट? तो केवल जितने डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतने ही डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब देखो, इसमें कभी कभी मास भी वेरी करता है। राइट? तो वेरिएबल मास सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब हम लोग इस मास को भी वेरी करेंगे और तब देखते हैं कि किस तरह से चीजें बदलती हैं। राइट? अभी के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा मास कांस्टेंट है या कंजर्व है। राइट? तो कांस्टेंट मास सिस्टम में इस तरह से चीजें फॉलो होंगी। जब मास वेरी करेगा तब मैं आपको फिर से टॉपिक पढ़ाऊंगा और तब उसमें डिटेल में जाएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए इसको समझिए। ओके।
अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट, जिसका एक और नाम क्या है, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट, इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर एक फोर्स कुछ प्रोड्यूस करेगा तो उसका अपोज में एक और फोर्स पैदा हो जाएगा। राइट, अब देखो, क्लियर इतनी सी बात। और जो हमें पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। रिएक्शन फोर्स विल ऑपरेट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, ठीक है, ठीक, तो अब इस बॉक्स को इसने धक्का दिया, इसके लिए क्या हो गया, इस बॉक्स को आगे इस तरफ खिसकाने का फोर्स हो गया एक्शन। अब बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स भी इसको एक फोर्स लगाएगा। राइट, ये बोल देते हैं फोर्स ऑफ मैन, इसको बोल देते हैं फोर्स ऑफ बॉक्स। अब इसने इस एक्शन का विरोध किया, ये हो गया हमारा रिएक्शन। राइट, इतनी सी बात है। अब ये लॉ क्या कह रहा है, थर्ड लॉ बोल रहा है कि दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, मान लिया। दूसरी बात बोल रहा है कि डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा। राइट, तो अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसा हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एम का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा एफ ऑफ बॉक्स। राइट, क्वांटिटी दोनों बराबर है, दोनों का मॉड निकालेंगे तो क्या आएंगे, बराबर, बट डायरेक्शन नेगेटिव यानी कि अपोजिट। क्लियर है। मुद्दे की बात क्या है कि दोनों फोर्स अलग बॉडी पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपको याद रखना है डिफरेंट बॉडीज, आपको याद रखना क्या, डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि इससे एक सवाल बनता है। वो बोलते हैं कि क्या, कि जब एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो कोई बॉडी मूव कैसे कर रही है। राइट, अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है हाँ बात तो सही है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो टोटल फोर्स जीरो, तो मूव क्यों कर रहा हूं मैं। तो मूव आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है ना वो एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। तो जिसपे एक्शन लग रहा है वो एक्शन की वजह से मूव कर रही है, जिसपे रिएक्शन लग रहा है वो रिएक्शन की वजह से मूव करेगी। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर एक्शन अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, इसके साथ एक रिएक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, सो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हमेशा हमें कोई एक फोर्स नहीं मिलेगा, बल्कि हमें हमेशा दो फोर्स मिलेंगे, वो भी पेयर में। राइट, तो फोर्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर। राइट, अकेला फोर्स नहीं मिलेगा, दो फोर्स मिलेंगे, पेयरिंग में जोड़ा बनाएंगे, है ना। नो सिंगल फोर्स एग्जिस्ट। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एवरी एक्शन के लिए हमें एक रिएक्शन मिल रहा है ना, एक्शन इधर तो रिएक्शन इधर, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास मान लीजिए इस मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। अब क्या होगा, अब देखो ये मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे अट्रैक्ट कर रही होगी तो आपस में एक दो फोर्स लगेंगे अट्रैक्शन के। राइट, रिपेल कर रही होगी तो दो अपोजिट फोर्स लगेंगे रिपल्शन के। राइट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्स पेयरिंग में है। राइट, तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्पेस में कोई चार्ज है। अब जो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो
इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों पार्टिकल के बीच, या फिर दोनों पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स हमेशा नेचर में पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, है ना।